नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी चुंबकों का आणविक सिद्धांत देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स उससे रिलेटेड बता दूंगा, जिससे आणविक सिद्धांत समझने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको क्या मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमको अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। एक नई जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने अभी अभी आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टेलीग्राम में एक नया चैनल बनाया है, जिसका नाम रखा है ऑनलाइन अड्डा। ठीक है, ऑनलाइन अड्डा नाम रखा है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए फेसबुक में भी एक पेज बनाया है, तो उसे भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को तैयारी में आसानी हो और साथ ही साथ अधिक जानकारी, जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो आप लोगों को वहाँ मैं आप देते रहूँगा, जिससे आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चुंबकों का आणविक सिद्धांत। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ है पदार्थों के चुंबकीय गुण। जो पदार्थ होते हैं, धातु होते हैं, उनमें भी कुछ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अब उन चुंबकीय गुण के बारे में जानना जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था सन 1846 में फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर इसके बारे में बताया था कि कुछ जो पदार्थ होते हैं वो चुंबक की तरह होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो उसके बारे में बताया था। उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है पदार्थों को। अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के समानांतर होकर क्षीण चुंबकत्व धारण करते हैं। अब इसका बोलने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये चुंबक है, ये उसके नॉर्थ साइड हो गया, ये हो गया साउथ साइड। ठीक है, तो इस चुंबकीय जो पदार्थ होता है या फिर चुंबक होता है, उसमें एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र बोलने का अर्थात मतलब है कि अगर कोई एक पदार्थ आसपास रखा है, वो जिस क्षेत्र तक चुंबकत्व के गुण का आभास करेगा उसी को हम लोग बोल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो क्या बोलते हैं, जब चुंबकीय पदार्थ को हम लोग रखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ को, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो जब यहाँ पे कहीं पे हम लोग सपोज अगर उस पदार्थ को ऐसा भी रखते हैं, तो ये अभी लंबवत है, तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो जाता है, अर्थात समानांतर होकर चुंबकत्व धारण कर लेता है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर उसकी ओर आकर्षित होता है। अर्थात चुंबक के जब पास लाते हैं तो वो क्या करता है, आकर्षित होने लगता है, उसकी तरफ खींचा चलाता है कि नहीं, मेरे को जाके उससे चिपकना ही है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। साथ में इसमें लिखा है पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकत्व। अब इसमें अनुचुंबकत्व क्यों बोलते हैं, इसमें क्षीण चुंबकत्व धारण करता है, अर्थात बोलने का मतलब है कि बहुत ही कम उसमें फोर्स लगता है, बहुत ही कम चुंबकत्व वो क्या कर पाता है, धारण कर पाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। अनु का मतलब होता है कम चुंबकीय। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। पहला चीज़ क्या बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र के वो समानांतर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले पीएससी में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं इसके लिए पदार्थ कौन कौन से हैं। तो पदार्थ होते हैं मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम,
कॉपर क्लोराइड, क्राउन कांच आदि। तो ये जो होते हैं, इनमें से आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। ये तीन चीज़ जो होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में, मैग्नीज, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम। अब इसके कुछ गुण पाए जाते हैं, उसके गुण क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ये नॉर्मल चुंबकों द्वारा आकर्षित नहीं होंगे कि आप कोई भी चुंबक ले जाके रख दिए उस पदार्थ के पास और वो क्या कर लेगा, एक दूसरे को आकर्षित, ऐसा नहीं है। उसके लिए आप लोगों को शक्तिशाली चुंबकों का होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक, तो वह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। अब बोलने का तात्पर्य यह है कि नॉर्थ साउथ, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ही ठहरता है। तो उसी प्रकार वो ये भी क्या हो जाता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाके ठहरेगा। साथ में आगे देखते हैं, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। क्या बोल रहा है? जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। बोलने का मतलब है कि दो चुंबक रखा है, सपोज मैंने क्या किया है, दो चुंबक रख दिया है, ठीक है। अब उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र असमान है। असमान और समान बोलने का मतलब है कि जैसे एक चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, ठीक है, ये इसका नॉर्थ साइड हो गया, ये क्या हो गया, साउथ साइड। यहाँ पे देखोगे तो ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ जब मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, कम तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता वाले की ओर गति करते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे एक चुंबक ये है और दूसरा चुंबक क्या है, ये इधर क्या साउथ साइड है, अर्थात क्या है, दक्षिण दक्षिण दिशा वाला है, और ये क्या है, उत्तर उत्तर दिशा वाला। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ चुंबकीय पदार्थ को पीस के रख देते हैं, ठीक है, पीस के क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर रख देते हैं। जब इन दोनों के ऊपर हम लोग रखेंगे तो मानते हैं कि इन दोनों की दूरी क्या है, कम, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, कम रख देते हैं। तो ये क्या होता है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो क्या होता है, एक जगह पे इकट्ठा। अब एक जगह पे इकट्ठा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नॉर्थ साइड है और ये क्या है, साउथ साइड, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साइड आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण आता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण आता है, और ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये यहाँ से सड़क के इधर आने की कोशिश करता है और इधर वाला सड़क के इधर जाने की कोशिश करता है, और ये क्या होता है, बीच में जाके अटक जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब इनकी दूरी को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, दोनों चुंबकों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं। जब चुंबकों के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा देते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, या ये कहूँ कि ना के बराबर हो जाता है। जब आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है तो ये जो चुंबकीय पदार्थ रहते हैं ये क्या करते हैं, जहाँ उनको तीव्रता ज़्यादा लगेगी, जहाँ उनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा उस साइड जाने की कोशिश करते हैं। और जब उस साइड जाने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए आधा इस साइड आ गया है और आधा क्या चले गया है, इस साइड। इस कारण बीच में जो है वो क्या होता है, एक गड्ढानुमा आकृति बन जाती है, अर्थात ये कहूँ कि वहाँ पे चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय द्रव, ठीक। अब आगे इसमें आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं, आप लोगों के जो काम की है, आप लोगों की काम की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वही 5वें नंबर पे लिखी है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से थोड़ी अधिक होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है, एक से अधिक। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है, तो एक से ज़्यादा होती है। आपको इसमें टिक लगाना है, ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलता है, क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और टॉपिक जो यहाँ पे जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत कम होती है, मैंने शुरू में ही बोला था, लेकिन क्या होती है, धनात्मक होती है। अब आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब मैं समझ सकता हूँ प्रतिकर्षण, अर्थात क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका परिभाषा से ही आप समझ जाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर लाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्या बोलता है? क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं? चुंबकित होते हैं। साथ ही जब चुंबक के पास में लाते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ और है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक हम लोगों ने अणुचुंबकीय पदार्थ में देखा था कि जब चुंबक के पास हम लोग किसी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाते हैं? समानांतर हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी आप चुंबकीय क्षेत्र के जब भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को देखोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चंस भी डायरेक्ट बनता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या हो जाता है? लंबवत हो जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसके लिए जो उदाहरण है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या होता है? बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, पारा, वायु, हाइड्रोजन, चांदी, सोना, ये सब है इसमें। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो किसके किसके हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन सकते हैं, तो होता है बिस्मथ से, फास्फोरस से, एंटीमनी से, पारा से, और यहाँ से आप लोगों को चांदी, सोना और तांबा, ये 6 चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद रखना है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके महत्वपूर्ण गुण देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। नॉर्मल चुंबक से प्रतिकर्षित नहीं होते, किससे होते हैं? शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा देख रहे हैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। आगे देखते हैं। आगे जो इसका तीसरा पॉइंट है, जब किसी प्रतिचुंबकीय क्षेत्र को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। अधिक तीव्रता वाले से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। ठीक है दोस्तों, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। जैसे इसमें लिखा है, ये क्या होता है? अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। लेकिन जब आप अणुचुंबकीय पदार्थ आप देख रहे थे, अणुचुंबकीय पदार्थ में आपने देखा होगा कि कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर वो क्या होता था? चलने लगता था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होता है? ये चलने लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। इसी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। इसमें जस्ट उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। जब पास रखते हैं, जब दो चुंबकों को हम लोग पास रखते हैं तो बीच में क्या होता है? गैप बन जाता है। लेकिन जब हम दो चुंबकों को दूर रखते हैं तो इसमें क्या होता है? बीच में उठ जाता है चुंबकीय पदार्थ। जस्ट ये क्या है? अणुचुंबकीय पदार्थ का उल्टा है, इसलिए इसको ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से थोड़ी कम होती है। अणुचुंबकीय पदार्थ की एक से ज़्यादा होती थी, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या है? एक से कम है। आगे देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकन क्षेत्र और ताप से स्वतंत्र होती है, अर्थात इस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोग अणुचुंबकीय पदार्थ में जाएंगे तो जब उसमें ताप हम लोग डालते हैं, ठीक है, जब हम लोग उसमें क्या करते हैं? ताप ज़्यादा देते हैं तो उसकी चुंबकशीलता जो होती है कम हो जाती है, अर्थात उसको एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ में उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगला अगला देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अल्प होती है, लेकिन क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये चीज़ों को याद रखना है। अणुचुंबकीय पदार्थ में धनात्मक होती थी, इसमें ऋणात्मक होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता एक से अधिक होती थी और इसमें क्या होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में एक से कम होती है। ठीक,
इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाती थी, धनात्मक हो जाती थी। अब इसके बाद देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ भी जो होता है दोस्तों, वो अणुचुंबकीय पदार्थ की तरह ही होता है, अर्थात जब इसको हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। ठीक, लेकिन इसकी जो सबसे खास बात यह है कि लौह चुंबकीय पदार्थ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव बोलने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये क्या करता है कि उसमें शक्तिशाली चुंबक जरूरी था। ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या था, शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसमें शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी छोटे मोटे चुंबक से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और आप आके उससे चिपक जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें देखते हैं लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, गैलेडियम आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक, इसको आपको पूरा याद रखना है, अर्थात लोहे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। साथ ही साथ निकिल, कोबाल्ट, गैलेडियम ये सब क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दुर्बल है या प्रबल चुंबक है, ये सब की ओर आकर्षित हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह क्षेत्र के क्या होती है, समानांतर हो जाती है। आगे देखते हैं, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। सेम अणुचुंबकीय पदार्थ में भी यही चीज़ होता था, कम तीव्रता वाले भाग से कहाँ जाता था, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर भाग जाता था। आगे देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। इसके लिए क्या होगा, बहुत अधिक, एक से ज़्यादा, एक से कम वाला इसका कोई भाग नहीं है। इसमें चुंबकशीलता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें क्या होता है, चुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण बहुत तेज़ी से क्या होता है, आकर्षित होता है। अब क्या बोलते हैं, ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकत्व कम होने लगता है। जैसे अणुचुंबकीय के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ताप बढ़ाने पर उसका चुंबकत्व कम हो जाता है। ठीक है, और एक समय आने पर उसका चुंबकत्व ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन इसका भी वही है कि ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व क्या होता है, कम होने लगता है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, एक निश्चित ताप जिसे क्यूरी ताप भी कहते हैं के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से बनता है कि किस ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में तब्दील हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, क्यूरी ताप के ऊपर जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, बदल जाता है। आगे देखते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे ये भी आप लोगों को पता होगा, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है, ये आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को अभी तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी, अणुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। अब आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों को बेसिक जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं, आणविक सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा बड़ा होगा, आप लोगों को भी पसंद नहीं आता। ठीक है, आप लोग भी नहीं देखते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, लेक्चर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग परमाणु मॉडल देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस।